बिहार का राजनीतिक भूगोल कई परतों वाला है, लेकिन उसकी धड़कन, उसकी असली चेतना अगर कहीं सबसे ज्यादा गहराई में बसती है तो वो है मगध शाहबाग का बेल्ट। यह इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जाता रहा है, एक ऐसा किला जिसे तोड़ पाना एनडीए के लिए हमेशा कठिन रहा है। 2020 में तो हाल ये था कि 48 सीटों में से एनडीए केवल 8 सीटें जीत पाया था, 17% का स्ट्राइक रेट, जबकि महागठबंधन 39 सीटों के साथ लगभग 81% पर काबिज था। लेकिन 5 साल बाद 14 नवंबर 2025 की सुबह जब नतीजे खुलते हैं तो मानो बिहार की राजनीति ने अपना पूरा स्वरूप बदल दिया है। उसी मगध शाहाबाद में महागठबंधन 33 सीटें हार गया और एनडीए ने यह किला लगभग पूरी तरह फतह कर लिया। अकेले बीजेपी ने 17 में से 14 सीटें जीती, यानी सिर्फ 3 उम्मीदवार ही हार पाए। यह कहानी पूरे बिहार में दोहराई गई और यही कारण है कि नतीजों ने एनडीए को अभूतपूर्व 202 सीटों तक पहुंचा दिया, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। अब बड़ा सवाल यह है कि यह गेम पलटा कहां? क्या जादू हुआ कि 5 साल में परिदृश्य उलट गया? और इस रणनीति के केंद्र में कौन था? क्या अमित शाह थे? अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट पर भी बात होगी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 15 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी नेता राम माधव का एक लेख छपा है, जिसमें वो लिखते हैं कि भाजपा की संगठनात्मक ताकत एक बड़ा हथियार है जिसका मुकाबला कोई और पार्टी नहीं कर सकती। चुनाव प्रबंधन में माहिर गृह मंत्री अमित शाह ने कई हफ्तों तक राज्य में डेरा डाला और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक सघन और संगठित अभियान चलाया। 900 से ज्यादा सीनियर लीडर्स को देश भर से बिहार बुलाया गया और जमीनी स्तर पर इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने के लिए 2 महीने तक काम पर लगाया गया, जिससे पार्टी का तंत्र सक्रिय रहा और हर घर तक पहुंच सका। सितंबर के महीने में अमित शाह बिहार गए थे। वहां संगठन की कई बैठकें हुई। 18 सितंबर को शाह ने मगध और शाहाबाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। यह वही क्षेत्र है जहां 2020 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। अमित शाह ने अपने बिहार के बैठक के दौरान एक मंत्र दिया। कहा कि अगर बिहार जीतना है तो बूथ जीतना होगा। हर गांव, हर बूथ पर जाइए, मेहनत कीजिए और उसे जीतिए। अगर बूथ जीत गए तो समझिए कि बिहार जीत जाएंगे। इस बैठक में करीब 5000 कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद अमित शाह का पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में ठाकुर और कुशवाहा वोट के बिखराव को रोका जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शाहाबाद में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह यही बिखराव था। याद कीजिए, पवन सिंह ने यही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया था। पवन की बगावत की वजह से राजपूत वोट सिर्फ काराकाट ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद में बिखर गए। नतीजा यह हुआ कि एनडीए काराकाट तो हारी ही, इस इलाके की बाकी 3 सीटें आरा, बक्सर और सासाराम भी हार गई। 2020 में क्या हुआ था यह हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। 2025 में भी वही हाल ना हो जाए, इसलिए अमित शाह काम पर लगे। उन्होंने पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच समझौता कराने की रणनीति बनाई, क्योंकि पवन की वजह से कुशवाहा काराकाट हार गए थे। अमित शाह ने विनोद तावड़े को यह मैच अप कराने के लिए काम पर लगाया। मीटिंग्स हुई, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया। पवन ने कुशवाहा के पैर छुए, तस्वीरें जारी की गई और मैसेज गया कि अब सब कुछ ठीक है। नतीजे आपके सामने हैं, देख ही रहे होंगे। एनडीए ने शाहाबाद के अपने पक्ष में सील कर लिया है। बिहार में बीजेपी के लिए एक चुनौती थी कि बागियों की फौज जो टिकट न मिलने या बात न सुने जाने पर पार्टी के खिलाफ जाने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन वोटिंग पर इसका असर ना पड़े और चुनाव बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसके लिए अमित शाह एक्टिव मोड में आ गए थे। उन्होंने फोन और मुलाकात करके बागियों की बगावत पर पानी डालना शुरू कर दिया। इसे कुछ उदाहरण से समझिए। सीट वाइज सीट, दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। नाराज हो गए पार्टी के सिटिंग एमएलए मिश्री लाल यादव। खुला ऐलान कर दिया कि मैथिली के विरोध का। मैथिली ठाकुर के लिए मुसीबत बन गए थे। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने मिश्री लाल यादव से बात की और उन्हें मनाया, लेकिन कैसे, इसकी खबर किसी को नहीं है। क्या वादे किए गए, क्या बातें हुई, यह मिश्री लाल यादव और अमित शाह की बता सकते हैं, लेकिन वो मान गए हैं और विरोधी स्वतः शांत हो गए।
ऐसा ही हाल भागलपुर और बांका में था। भागलपुर विधानसभा सीट पर पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, जबकि बांका के अमरपुर में उनके पति मृणाल शेखर बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले थे। लेकिन इन दोनों को भी जैसे तैसे शांत कराया गया, मना लिया गया कि बागी होकर चुनाव न लड़ें और पार्टी जिसे टिकट दे रही है उसका साथ दीजिए। अब इस माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा देखिए। अलीनगर में मैथिली ठाकुर की जीत हुई, बांका में बीजेपी नेता राम नारायण मंडल जीत गए, भागलपुर से रोहित पांडे की भी जीत मिली। लेकिन अगर बागी नहीं मानते तब क्या होता, यह परिहार के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां आरजेडी को बगावत का नतीजा झेलना पड़ा है। परिहार में राजद ने स्मिता गुप्ता पूर्वी को टिकट दिया तो पार्टी की नेता रितु जायसवाल ने बगावत कर दी। निर्दलीय चुनाव लड़ी गई। रितु को 65,000 वोट मिले हैं, वह निर्दलीय होकर भी दूसरे नंबर पर रही हैं। राजद की स्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर खिसक गई। जीत मिली है बीजेपी की गायत्री देवी को। गायत्री ने रितु को 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अब अगर राजद ने बागी नेताओं को समझाया होता या कैसे भी करके रितु जायसवाल और स्मिता गुप्ता में से एक ही नेता चुनाव लड़ रही होती तो यहां राजद जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि अमित शाह ने बिहार में ऐसे लगभग 100 बागियों को शांत कराया है। नंबर वेरीफाई नहीं कर सकते, आधिकारिक नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण तो सामने ही हैं। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि चुनाव केवल टीवी स्क्रीन या सोशल मीडिया के हैशटैग पर नहीं जीता जाता। असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, गांव के रास्तों पर, गांव के पगडंडियों पर, गांव के चौराहों पर, कार्यकर्ताओं की चाय की बैठकों पर और बूथ के मौन हिसाब किताब में। और इस पूरी जमीन की कमाल इस बार अमित शाह के हाथों में था। बिहार का फैसला आपके सामने है। नतीजों ने यह साबित कर दिया कि चुनावी शोर कितना भी हो, रणनीति अंत में चुपचाप जीत जाती है। एनडीए की यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं, संगठन, समन्वय और सूक्ष्म प्रबंधन की भी जीत है। आप इन बिहार के नतीजों को कैसे देखते हैं? आपकी इन पूरे बिहार चुनाव के नतीजों पर, बिहार चुनाव पर क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।